नमस्कार, दी इनसाइड स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अखिलेश आनंद हूं। इनसाइड स्टोरी में आज हम आपको दिखाने वाले हैं महारानी का टर्न या जादूगर रिटर्न्स। अब इनसाइड स्टोरी में वक्त है बड़ी खबरों का। तो सबसे पहले राजस्थान चुनाव के सबसे बड़े ओपिनियन पोल के नतीजों की बात। क्या राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा? प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरे टर्म के लिए बिसात बिछा दी है, लेकिन विपक्ष उनके निशाने को कैसे उनके मिशन को पंक्चर करने में जुटा है, इसकी इनसाइड स्टोरी भी हम आपको दिखाने वाले हैं। और भारत ने चावलों का निर्यात बंद किया तो दुनिया में कैसे मच गई है खलबली, इसकी इनसाइड स्टोरी भी आपको आगे जरूर देखनी चाहिए। और मोहब्बत में कैसे मुल्कों की सरहदों पार कर रहे हैं लोग, इसका एक नया किस्सा सामने आ गया है। इस पर 8:30 बजे आप जरूर देखिएगा स्पेशल रिपोर्ट। लेकिन शुरुआत राजस्थान से, जहां इस साल के आखिर में चुनाव है। उस चुनाव से पहले एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने पहला ओपिनियन पोल किया। इस सर्वे के नतीजे बड़े दिलचस्प हैं। आखिर राजस्थान में चुनावी ऊंट किस करवट बैठेगा, देखते हैं सर्वे की रिपोर्ट। कहते हैं इस लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज है। लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे। बार में इनकम टैक्स है, ईडी है, सीबीआई है, जिसका पूरा जम के दुरुपयोग देश में हो रहा है। क्या वो जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते कि जो डायरी का जो वह खड़ा किया गया जानबूझ करके, तो क्या इतने घबरा गए हैं मोदी जी और इनकी पार्टी? राजस्थान में दलितों पर अत्याचार चरम पर है। कब पत्थर चलने लगे, कब गोलियां चले, कब कर्फ्यू लग जाए, कोई नहीं जानता। धावा बोला राजस्थान के ऊपर, यहाँ पे महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, यहाँ पे कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, बोखला करके अनशन आरोप लगा रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस आपको अपने काम का हिसाब देती है क्या? जो 4 साल सिर्फ सोएगा वो अपने काम का हिसाब कैसे देगा? इसकी उनकी थी, परंतु हमने 500 रुपये सिलेंडर तय क्यों किया? उनको खुशी होनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर को। असली लूट तो आपने लाल सिलेंडर को 11,500 रुपये का करके मचा रखी है। राजस्थान के चुनाव में कौन जीतेगा? क्या गहलोत सरकार रिटर्न्स या अब वसुंधरा राजे का टर्न? एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर के सबसे बड़े ओपिनियन का रिजल्ट आ गया है। आज पीएम मोदी ने सीएम गहलोत के कितने वोट शिफ्ट किए? राजस्थान में मोदी क्या सारा खेल पलट देंगे? गहलोत और पायलट के बीच सीज फायर चुनाव में क्या गुल खिलाएगा? गहलोत मंत्रिमंडल में राजेंद्र गुड़ा की बर्खास्तगी कहीं चुनाव में भारी तो नहीं पड़ जाएगी? आज सारे सवालों का जवाब मिलने जा रहा है। राजस्थान में किसकी सरकार बनने का अनुमान है, इसके नतीजे बताने से पहले यह समझ लेते हैं कि सर्वे में गहलोत और पायलट में से राजस्थान की जनता की पसंद कौन? कांग्रेस को किसके चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहिए, जब यह सवाल पूछा गया, अशोक गहलोत कहने वाले 41% लोग सबसे ज्यादा, पायलट कहने वाले 30% लोग, दोनों नहीं ऐसा भी कहने वाले 23% लोग हमें मिले, पता नहीं जवाब देने वाले 6% मिले, लेकिन अशोक गहलोत आप देखेंगे कि इस पायदान में सबसे ऊपर है। फिर अगला सवाल अब आपके सामने है। इस ओपिनियन पोल में कई सवाल थे, उसी से जुड़ा अगला सवाल हमने ये पूछा कि गहलोत पायलट के बीच समझौता कांग्रेस के लिए मास्टर स्ट्रोक? ये सवाल था। हां कहने वाले 45% लोग, नहीं कहने वाले 35% लोग, यानी मास्टर स्ट्रोक मानने वाले ज्यादातर लोग हैं। राजस्थान के चुनाव में क्या राजेंद्र गुड़ा वाले विवाद की छाया पड़ेगी? इस पर सर्वे क्या कहता है, ये बताने के लिए पहले सुनिए कि राजेंद्र गुड़ा जिस लाल डायरी का जिक्र कर रहे थे, आज पीएम ने उसी लाल डायरी के बहाने गहलोत सरकार पर तीखे हमले किए। आपने लाल डायरी के बारे में सुना है ना?
सुना है ना? कहते हैं इस लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज है। तो लाल डायरी को हवा देने वाले राजेंद्र गुढ़ा को गहलोत मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना सही था या गलत, जरा ये देखिए। अब आपके सामने जो आंकड़ा है, क्या राजेंद्र गुढ़ा विवाद से चुनाव में कांग्रेस को नुकसान होगा? हां कहने वाले 58% लोग हैं, यानी नुकसान होगा। गौर करिएगा, नहीं कहने वाले 40% लोग हैं, जबकि पता नहीं ऐसा कहने वाले 2% लोग हैं। यानी राजेंद्र गुढ़ा विवाद से चुनाव में कांग्रेस को नुकसान हो सकता है, इस रायशुमारी के मुताबिक। सर्वे में ज्यादातर लोगों की राय है कि राजेंद्र गुढ़ा विवाद से कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा, लेकिन जिस कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी गहलोत सरकार पर लगातार हमलावर है, सर्वे में उस पर पब्लिक क्या कहती है, जरा ये भी जान लीजिए। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर गहलोत सरकार का कामकाज कैसा है, तो अच्छा कहने वाले 42% लोग हमें मिले, जबकि 50% लोगों को ऐसा लगता है कि गहलोत सरकार का कामकाज कानून व्यवस्था के मामले में खराब है। तो पीएम मोदी ने राजस्थान में जिस कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाया है, उस पर सर्वे में ज्यादातर लोग भी मानते हैं कि राजस्थान की कानून व्यवस्था खराब है। तो क्या इससे गहलोत सरकार का कामकाज सवालों में है? कि राज्य सरकार के कामकाज से आप कितना खुश हैं, संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट ऐसा कहने वाले 39% लोग हमें मिले हैं, जबकि कम संतुष्ट ऐसा कहने वाले 36% लोग मिले। असंतुष्टों को लेकर जब सवाल पूछा गया तो 24% हमें ऐसे लोग भी मिले जो मौजूदा सरकार के कामकाज से वहां पर असंतुष्ट हैं। राजस्थान चुनाव गहलोत सरकार के लिए बड़ा इम्तिहान होगा। ऐसे में जब सीएम की पसंद को लेकर सी वोटर ने जनता की नब्ज टटोली तो क्या पता चला, अब जरा ये जानिए। सीएम की पसंद कौन? गहलोत ऐसा कहने वाले 35% लोग, वसुंधरा कहने वाले 25% लोग और पायलट कहने वाले 19% लोग। सीएम की पसंद की बात हमने की, उसमें गजेंद्र शेखावत का भी नाम था, 9% लोगों ने इनके लिए वोट किया है, जबकि राज्यवर्धन राठौड़ ऐसा कहने वाले 5% लोग भी हमें राजस्थान में मिले। तो सर्वे में गहलोत सीएम की पसंद में नंबर 1 पर है, तो क्या उनकी सरकार रिपीट हो सकती है? इस सवाल का जवाब जानने से पहले राजस्थान में मोदी फैक्टर के असर को समझ लेते हैं, क्योंकि आज पीएम मोदी राजस्थान के सीकर में गहलोत सरकार पर जमकर बरसे। ओपिनियन पोल में पूछा गया, पीएम मोदी के दौरे से बीजेपी को क्या फायदा होगा, तो लोगों का जवाब देखिए। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से बीजेपी को फायदा होगा? जवाब आपके सामने, हां कहने वाले 62% लोग हैं, नहीं कहने वाले 30% लोग और पता नहीं ऐसा कहने वाले 8% लोग हैं। राजस्थान में पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी कितनी है, इसका एक अंदाजा सर्वे के सवाल से भी लगता है। प्रधानमंत्री की पहली पसंद कौन? ये देखिए, ये सवाल जो पूछा गया उसका जवाब क्या आया। नरेंद्र मोदी ऐसा मानने वाले 63% लोग मिले, राहुल गांधी ऐसा कहने वाले 20% लोग मिले, जबकि योगी आदित्यनाथ कहने वाले 6% लोग मिले। लेकिन बहुत बड़ा फासला नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में आप देखिए, 65% और कहां आप देख रहे हैं 20%। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी को राजस्थान में सीएम चेहरा प्रोजेक्ट करने की जरूरत है, और अगर हां, तो राजस्थान में बीजेपी का सबसे पॉपुलर फेस कौन है? इस सवाल पर सी वोटर का सर्वे क्या कहता है, ये भी देखिए। क्या बीजेपी को सीएम का चेहरा प्रोजेक्ट करना चाहिए? हां कहने वाले 56% लोग हैं, जबकि नहीं कहने वाले 30% लोग हैं, पता नहीं ऐसा कहने वाले 14% लोग हैं। पर सवाल हमने ये भी पूछा कि बीजेपी का लोकप्रिय चेहरा कौन है? जवाब आपके सामने है, देखिए तमाम जो नतीजा है। वसुंधरा राजे ऐसा कहने वाले 36% लोग हैं, जबकि गजेंद्र सिंह शेखावत, इनके लिए 9% लोगों ने वोट डाले हैं इस रायशुमारी में। इसके अलावा राजेंद्र राठौड़ पर जब सवाल पूछा गया, ऐसा कहने वाले 8% थे जो इन्हें भी सीएम का चेहरा मानते हैं। लेकिन सबसे लोकप्रिय चेहरे की बात अगर बीजेपी की तरफ से की जाए तो वसुंधरा राजे सिंधिया ही है 36% के साथ। ये देखिए, बीजेपी का लोकप्रिय चेहरा अर्जुन मेघवाल 7%, इनमें से कोई नहीं। तो चुनावी सूरत फिर से गहलोत वर्सेस वसुंधरा बनती दिख रही है, लेकिन एक सवाल यह भी है कि चुनाव से पहले गहलोत सरकार के लोक लुभावन फैसले क्या राजस्थान चुनाव में रंग दिखाएंगे? लोक लुभावन स्कीम से क्या कांग्रेस ने चुनावी माहौल अपने पक्ष में किया है? 46% लोगों ने हां में जवाब दिया है, जबकि नहीं कहने वाले 45% लोग, यानी यहां पर कोई ज्यादा फासला नहीं है। सी वोटर के इस सर्वे में यह भी पूछा गया कि राजस्थान में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। देखिए मुद्दा क्या है, महंगाई। 28% लोग कह रहे हैं
बेरोजगारी ऐसा कहने वाले 27% लोग हैं, भ्रष्टाचार ऐसा कहने वाले 10% लोग हैं और बेरोजगारी ऐसा कहने वाले 27% लोग हमें मिले हैं। यानी महंगाई और बेरोजगारी दोनों बड़े मुद्दे नजर आ रहे हैं इस ओपिनियन पोल के नतीजे के मुताबिक। तो सर्वे बता रहा है कि राजस्थान में मुद्दों की भरमार है। ऐसे में अब वो सबसे बड़ा सवाल है कि राजस्थान में चुनाव में किसको कितने वोट मिल सकते हैं। 46% वोट शेयर बीजेपी को जाता दिख रहा है, 41% कांग्रेस को जाता हुआ दिख रहा है और 13% जो वोट शेयर है वो अन्य के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। तो ये वोट शेयर 200 सीटों का किसे कितने वोट शेयर दिख रहे हैं, 46% के साथ बीजेपी यहां पर बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान चुनाव से पहले सी वोटर के इस सबसे बड़े सर्वे में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बार राजस्थान में क्या होने जा रहा है। क्या कायम रहेगा रिवाज या फिर गहलोत राज? देखिए सर्वे के नतीजे क्या कहते हैं। किसको कितनी सीटें, 109 से 119 सीटों का आंकड़ा बीजेपी के खाते में जाता हुआ और इसके साथ ही 78 से 88 सीटें कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और 1 से 5 सीटें जो हैं वो अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो ये 200 सीटों की पूरी बड़ी तस्वीर आपके सामने, 109 से 119 सीटों के साथ बीजेपी यहां लीड करती हुई दिखाई दे रही है। तो राजस्थान चुनाव के इस पहले ओपिनियन पोल में बीजेपी की सरकार बनने का अनुमान है, यानी अशोक गहलोत और कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी भी आज राजस्थान में थे। पीएम ने राजस्थान के सीकर से विपक्ष पर करारा अटैक किया। वहीं विपक्ष ने संसद में आज फिर हंगामा किया। विपक्ष मणिपुर के मुद्दे पर सरकार को घेरने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। विपक्षी नेताओं को लग रहा है कि मणिपुर के बहाने वो प्रधानमंत्री मोदी के मिशन 2024 का रथ घेर लेंगे। वहीं पीएम अपने थर्ड टर्म की एक्शन मैप लोगों को समझा रहे हैं। तो सवाल ये, क्या विपक्ष की ट्रिक काम आएगी या फिर प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक बनाएंगे? श्याम बाबा की, शाकंभरी माता की, जीण माता की, सालासर बालाजी की। अब भारत की विकास यात्रा रुकने वाली नहीं है। एजेंडा सेट। दूसरे टर्म में आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। विजन क्लियर है। तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। पीएम अपने काम की गारंटी दे रहे हैं। थर्ड टर्म टॉप 3 इकोनॉमी पर पहुंच के रहेगा भारत और ये मोदी की गारंटी है। मेरे तीसरे कार्यकाल में आप अपने सपने अपनी आंखों के सामने पूरे होते देखेंगे। 2024 से 2029 के बीच क्या क्या करना है, इसका रोडमैप पीएम मोदी के दिमाग में साफ। पीएम मोदी को अपने काम पर, अपने नाम पर और अपने विजन पर इतना भरोसा है कि लोकसभा चुनाव से 1 साल पहले ही वो अपने अगले कार्यक्रम की प्राथमिकताएं बता रहे हैं। 2024 के बाद हमारे तीसरे टर्म में देश की विकास यात्रा और तेजी से बढ़ेगी। यानी पीएम अपने तीसरे टर्म की तैयारी कर रहे हैं। पीएम मोदी 1 साल पहले ही चुनावी मोड में है। पीएम एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचकर अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। पीएम आम जनता को अपने अगले टर्म का एक्शन प्लान समझा रहे हैं। इन सब के बीच पीएम के जीत की हैट्रिक वाले दांव को पंक्चर करने के लिए विपक्ष सड़क पर तो नहीं लेकिन संसद में जरूर तूफान खड़ा किए और विपक्ष के हाथ में मुद्दा है मणिपुर हिंसा का। चर्चा हो, चर्चा हो, चर्चा हो। अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद विपक्ष को लग रहा है कि उसे वो हथियार मिल गया है जिसके सहारे वो मोदी के मिशन 2024 को डिरेल कर सकता है। विरोध दर्ज कराने के लिए सदन में विपक्ष काले कपड़े पहनकर आया। विपक्षी सांसदों के हाथों में सरकार विरोधी तख्तियां थी और जुबां पर मोदी विरोधी नारे। जवाब में सत्ता पक्ष की तरफ से भी मोदी मोदी की नारेबाजी हुई और पूरा सदन जैसे चुनावी जनसभा जैसा लगने लगा। आप यहाँ नारेबाजी करते हैं, प्ले कार्ड लगाते हैं, कोई मान्य सदस्य
जेल में आकर स्पीकर से चर्चा करना चाहते हैं, ये तरीका उचित नहीं है और ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप भी नहीं है। मैं समझता हूँ ये काले कपड़े पहनने वाले लोग समझ नहीं पा रहे कि देश की बढ़ती हुई ताकत आज क्या है। हमें अध्यक्ष महोदय, इनका कल भी काला है, आज भी काला है और भविष्य भी काला है। ये तो जो है लोग ने 2014 में दिखाया, 2019 में दिखाया और 2024 में भी लोग मोदी जी का विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी क्या है वो दिखाएंगे। और काला कपड़ा पहन के आने से कुछ नहीं होगा, बाद में काला कपड़ा पहन के ही घूमना पड़ेगा। मणिपुर के भरोसे मोदी विरोधी अभियान में जुटे एकजुट विपक्ष के नेताओं का प्रतिनिधिमंडल मणिपुर जाएगा। 29 और 30 जुलाई को विपक्षी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करेगा। प्रतिनिधिमंडल में विपक्षी गठबंधन में शामिल हर पार्टी का एक सांसद होगा। विपक्ष की कोशिश है कि मणिपुर हिंसा वाले मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा समय तक जिंदा रखा जाए। वो सिर्फ सत्ता चाहते हैं और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर देंगे। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, सारे देश को जला देंगे, क्योंकि इनको सिर्फ सत्ता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कल भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बात आ रही है कि अर्थव्यवस्था में हम तीसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे। क्या अर्थव्यवस्था पे आप 1 नंबर पे पहुंच जाएं और देश में महिलाएं, नारियां, बेटियों का ये सम्मान होगा? मणिपुर जैसी घटना ने मजबूर किया उस पर खड़े हो जाएं, उस पर बात रखें। मालूम नहीं कि प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर पर बोलना सदन में क्यों अवॉइड किया, क्यों टाला है। अगर किसी ने उनको एडवाइस किया है कि आप सदन में मत बोलिए मणिपुर के ऊपर, तो मुझे लगता है ये देश के एकता के साथ एक वाद है। लेकिन क्या मोदी के मिशन 2024 को डिरेल करने का ख्वाब देख रहा विपक्ष मोदी की रफ्तार को मैच कर पा रहा है? क्या पीएम मोदी को घेरने की विपक्ष की रणनीति कारगर साबित हो रही है, या फिर पीएम मोदी ही विपक्षी घेराबंदी पर भारी पड़ रहे हैं? इन सवालों के जवाब में ही पीएम मोदी के 3rd टर्म वाले भरोसे की कुंजी। पीएम तीसरे टर्म को लेकर क्यों कॉन्फिडेंट हैं, इसे समझने के लिए ये तस्वीर देखिए। जिस वक्त दिल्ली में विपक्ष संसद में अपनी एकजुटता दिखाने के लिए संसद में हंगामा कर रहा था, ठीक उसी वक्त राजस्थान के सीकर में पीएम अपने मिशन 2024 को आगे बढ़ा रहे थे। सीकर से पीएम ने विपक्ष की एकजुटता पर क्या कहा, ये भी सुनिए। इनका तरीका वही है जो हमेशा देश के दुश्मनों ने अपनाया है। इंडिया के नाम के पीछे अपने पाप को छुपाने का प्रयास किया गया है। इंडिया नाम तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने में भी था। कांग्रेस के शासनकाल में सिमी यानी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया बना था। नाम में इंडिया था, लेकिन मिशन इंडिया को आतंकी हमलों से बर्बाद करने का था। पीएम मोदी विपक्ष पर अटैक करने के लिए चुन चुनकर बेहद मारक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। विपक्षी खेमे से भी ऐसे ही वार हो रहा है। मोदी बनाम विपक्ष की इस लड़ाई में विश्वास प्रस्ताव वाला चैप्टर एक नया बैटल ग्राउंड तैयार करेगा। अगर आप सीमा हैदर और अंजू की कहानी से हैरान हैं तो थोड़ा रुकिए। मोहब्बत के नाम पर सरहद पार करने की कुछ नई दास्तानें भी सामने आई हैं। एक चाइनीज लड़की अपने ऑनलाइन इश्क में अपना वतन छोड़कर अपने प्रेमी के पास पाकिस्तान पहुंच गई, तो पोलैंड की एक महिला एक भारतीय से प्रेम के चक्कर में सीधे पहुंच गई झारखंड और चर्चा का विषय बनी हुई है। तो आप भी देखिए ये इश्किया इंटरनेशनल। मुल्क जिनमें किसी न किसी मसले को लेकर तकरार है, तनातनी है, विवाद है, लेकिन तमाम पेचीदगियों और परेशानियों को जो लांघ दे उसका नाम है मोहब्बत। अभी तक आपने सिर्फ पाकिस्तान की सीमा और हिंदुस्तान की अंजू का प्यार में सरहद लांघने वाला किस्सा सुना, लेकिन इश्क की एक और इंटरनेशनल कहानी ने दुनिया का ध्यान खींचा है। आलम यह है कि हर दूसरे दिन एक नया अफसाना सामने आ रहा है। इस बार मोहब्बत का पैगाम पहुंचा है चीन से पाकिस्तान। वही कहानी, वही तरीका, वही मोहब्बत, लेकिन किरदार और देश अलग अलग है। ये सरहद पार वाले इश्क की नई कहानी है
जिसमें चीन की लड़की पाकिस्तानी लड़के की दीवानी है। नाम है गाओफेंग, उम्र 20 साल और इश्क में अपना मुल्क छोड़कर सीधे पहुंच गई पाकिस्तान। पाकिस्तान की सीमा हैदर पबजी गेम खेलते हुए सचिन से दिलहारी थी, तो भारत की अंजू फेसबुक से हुई दोस्ती में पाकिस्तान के नसरुल्लाह की दीवानी हो गई। वहीं चीन की रहने वाली 20 साल की गाओफेंग स्नैपचैट पर पाकिस्तान के जावेद हाशमी को दिल दे बैठी और 3631 किलोमीटर दूर अपने पाकिस्तानी दोस्त से मिलने पाकिस्तान के लोअर दीव पहुंच गई। चीनी लड़की गाओफेंग का पाकिस्तानी टूरिस्ट वीजा भी सामने आया है। कहा जा रहा है कि ये चीनी लड़की 22 जुलाई को पाकिस्तान पहुंची। पाक चीन सीमा खुंजराब के रास्ते से पाकिस्तान में दाखिल हुई और अब ये जावेद हाशमी से निकाह करने वाली है। दोनों को मीडिया से बात करने के लिए मना किया गया है। इश्क में अपना मुल्क छोड़ने वाली लड़कियों की एक लंबी लिस्ट है। ऐसा ना तो पहली बार हो रहा और ना ही आखिरी बार, लेकिन जब कोई लड़की चीन से पाकिस्तान या फिर भारत से पाकिस्तान चली जाए तो बात बड़ी हो जाती है। एक ऐसी ही कहानी कुछ दिन पहले भी सामने आई जब हिंदुस्तान की अंजू पाकिस्तान के नसरुल्लाह को दिल दे बैठी। पाकिस्तान जाकर अंजू ने न सिर्फ नसरुल्लाह से निकाह किया बल्कि इस्लाम धर्म भी अपना लिया। चीन की लड़की का पाकिस्तानी लड़के से प्यार करना, शादी की बात करना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो सिर्फ 20 साल की है। लेकिन जब कोई 16 साल के पारिवारिक रिश्ते को खत्म कर दे, 35 साल की कोई महिला 29 साल के लड़के के लिए दूसरे देश चली जाए, जिन बच्चों को कलेजे से लगाकर पाला पोसा उनकी फिक्र छोड़ दे, तो बात गंभीर हो जाती है। और यही काम किया अंजू ने। पाकिस्तान से अंजू के हर दिन नए नए वीडियो सामने आ रहे हैं। इस बार अंजू का डिनर पार्टी वाला वीडियो सामने आया। इस वीडियो में 9 लोग दिखाई दे रहे हैं, जिसमें सबसे आखिर में बुर्का पहनकर बैठी अंजू भी नजर आ रही है। अंजू के ठीक बगल में काले रंग की टोपी लगाए नसरुल्लाह मौजूद है, जिसके साथ कुछ दिन पहले अंजू ने प्री वेडिंग शूट कराया था। अंजू तो अपनी नई दुनिया में चली गई, लेकिन पीछे छोड़ गई बालिग होते 2 बच्चे, 16 साल से चला आ रहा पति पत्नी का रिश्ता और माँ बाप की आंखों में जीवन भर जख्म देने वाले आंसू। वो लड़की अगर सुन रहा है तो मेरे ख्याल से वो थोड़े से पानी में डूब के मर जाए। मुझे इस मामले में क्रोध आ रहा है कि कोई कल तक ये बच्ची मेरी थी, अब मेरी बच्ची नहीं है, हमारे देश के सवाल है ये। ऐसे अगर आता भी है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए उसको। मैं एक बदनसीब बाप हूँ मैं। अंजू नसरुल्लाह का इंटरनेशनल प्यार भी सोशल मीडिया पर इतना परवान न चढ़ता अगर सीमा हैदर की लव स्टोरी सुर्खियों में न आई होती। दरअसल सबसे पहले पाकिस्तान की सीमा हैदर का हिंदुस्तानी सचिन के इश्क में फना होने का किस्सा सामने आया। 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते भारत में गैर कानूनी तरीके से दाखिल होने की बात सामने आई। तमाम वीडियो आए, तमाम तस्वीरें आई और हर तस्वीर ने सिर्फ यही कहा कि सीमा हैदर सचिन के लिए जान तक दे सकती है, इस बात की परवाह किए बगैर कि उसका और उसके बच्चों का भविष्य क्या होगा। नहीं सर, मैं वापस नहीं जा सकती। ऐसे तो मुझे मौत के मुंह में भेजा जाएगा। मैं यहाँ उम्मीद लेके आई हूँ, मैं यहाँ जीने के लिए आई हूँ। वहाँ से भाग के पाकिस्तान छोड़ के आई हूँ तो यहाँ जीने के लिए आई हूँ। मुझे ये उम्मीद नहीं होगी। मुझे यकीन है योगी जी और मोदी जी पे वैसा नहीं कर सकते। मैं बेटियों के साथ हूँ, मेरा यहाँ जीवन है, वहाँ मेरी मौत है। सरहद को पार करके सीमा पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गई। अंजू हिंदुस्तान से पाकिस्तान चली गई तो कोई चीन से पाकिस्तान जाकर नए ख्वाब सजा रही हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर पोलैंड की बारबरा पोलाक के प्यार का किस्सा भी खूब तैर रहा है, जो अपने देश को छोड़कर झारखंड के हजारीबाग में शादाब पोलाक के पास आ गई हैं। बारबरा की कहानी भी सीमा और अंजू जैसी ही है, क्योंकि उनकी भी 6 साल की एक बेटी है जिसे शादाब ने अपना लिया है। मतलब हम लोग दोनों में दोस्ती हुई शुरुआत में, और बस यही चाहती थी वो कि लाइव पे ना बैठे और मतलब कुछ अच्छा करे, अगर कुछ मतलब अपने कैरियर के लिए
या घर का अगर कुछ काम है वो सब करो। ये फालतू वक्त अपने ज़्यादा जो इंस्टाग्राम पे यूज़ कर रहे हो, इससे अच्छा है कि अपने करियर पे फोकस करो। और उसका हमेशा से योगदान रहा है हमारे पढ़ाई से लेके हर चीज़ों में। तो मैं सोचता था कि मेरे दिल में था कि वो अच्छी है, मतलब जिसके कारण वो मेरे बारे में सोच रही है, तो मैं भी उसके बारे में सोचने लगा और धीरे धीरे हम दोनों में मोहब्बत हो गई। झारखंड के शादाब अब पोलैंड की बर्बरा को हजारीबाग का नजारा दिखा रहे हैं। उसकी 6 साल की बेटी को साथ लिए घूम रहे हैं। दोनों की दोस्ती इंस्टाग्राम के जरिए हुई, लेकिन दोनों ने शायद ही कभी सोचा होगा कि 6000 किलोमीटर की दूरी को भेद कर ये दोनों कभी एक हो जाएंगे। लेकिन ये इश्क का एक अलग चैप्टर है जिसने वो करा दिया जिसे लोग नामुमकिन कहते रहे हैं। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मुसीबत की मूसलाधार बारिश जारी है। तस्वीरें जरा देखिए। भारी बारिश से कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं, घरों में पानी घुस गया है, फ्लाईओवर के नीचे पानी भर गया। पालघर, ठाणे, यवतमाल, कल्याण और दहिसर में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर जल जमाव हो गया। लोगों को तमाम तरह की दिक्कतें हो रही हैं। कहीं पर देखिए कुछ बच्चे फंस गए पानी में, ट्रैफिक का बुरा हाल है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।